चाहिए। बाकी के क्वेश्चंस आप घर पे भी कर सकते हो, और उसके बाद हम कल इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन बनवाना है वो हम इवेंचुअली तो करेंगे, बट उसमें एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने अभी रिसेंटली मीन मीडियन मॉड पढ़ा है, और आपका ये जो सी पार्ट है ये उसी मीन मीडियन मॉड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टीम प्लेज 41 मैचेस, और 41 मैचेस में जो मीन नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड है वो 16,440 है। टोटल नंबर ऑफ सीट सोल्ड इन 21 मैचेस इज 329,000। कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ सीट सोल्ड इन लास्ट 20 मैचेस। हमने यही एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था, बट इन दी अदर सेंस के अली ने पहले 6 मैचेस में इतना स्कोर किया, 7 मैचेस में स्कोर करके इतना मीन उसका बन गया। तो आप बता दें उसने 7th मैच में कितना स्कोर किया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, आपने सिर्फ वैल्यूज अपनी फिगर आउट करनी है। मीन का फॉर्मूला 2 दफा लगना है और एंड पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली या जो भी है, प्लीज कैलकुलेटर जरूर निकाल लीजिएगा। मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। आपको पहले 41 मैचेस का कितना मीन दिया हुआ है? 16,440। सम आपको नहीं बताया हुआ, काउंट आपको बताया हुआ है कि 41 है। तो काइंडली मुझे बता दें कि 41 टाइम्स 16,440 कितना होता है? 674040। 674040, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक्स आ गया। तो काइंडली आप ये बता सकते हैं कि ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 41 मैचेस ऑल टुगेदर। तो आपके पास ये ऑल टुगेदर 41 मैचेस, ये लो पेपर 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 टिकट्स का सम है, ठीक है। और एज पर द क्वेश्चन आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट सोल्ड इन फर्स्ट 20 मैचेस कितनी है? 329,000। टोटल मैच कितने हैं? 41। 21 का सम उसने दिया हुआ है। आखिरी 20 का सम कैसे निकलेगा? टोटल में से माइनस कर दें, तो आपके पास लास्ट 20 मैचेस का सम निकल आएगा। ये भी सब्ट्रैक्ट करके उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मीन वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है। मीन दूसरा दिया नहीं है ना, तो लगाना क्यों है? सब्ट्रैक्ट करके बताएं काइंडली क्या आ रहा है। 345040। 3535। 345040। अच्छा, जीरो। 345040, ठीक है। अच्छा प्लीज इस तरह के क्वेश्चन में ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंडिंग मत करने बैठ जाइएगा। ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। अगर इसमें करोगे ना तो मसला गलत हो जाएगा। अच्छा ये टोटल है तो फिर मीन भी निकाल लेते हैं। उन्होंने मीन पूछा हुआ है, तो इसको डिवाइडेड बाय जो है वो 20 कर दें। तो उन्होंने कहा है कि आपने 20 का मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू 345,040 डिवाइडेड बाय 20। वो क्या बनता है? 17,252। थैंक यू। ये आपके पास मीन है, ठीक है। क्वेश्चन एक दफा दोबारा देख लें। उन्होंने आपको 41 मैचेस का मीन दिया हुआ था, 21 मैचेस का सम दिया हुआ था, और लास्ट 20 का मीन मांगा हुआ था। आप मीन निकाल नहीं सकते जब तक आपको सम नहीं पता। तो हमने निकाला है कि 20 मैचेस में उन्होंने टोटल कितनी टिकट्स बेची है, ठीक है। पहले मीन का फॉर्मूला यूज किया, वहां से टोटल नंबर ऑफ टिकट्स निकालनी फॉर 41 मैचेस। जो उन्होंने 21 मैचेस की इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 20 मैचेस की टिकट्स का सम आ गया, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला होता है सम ओवर काउंट। सम आपने निकाल लिया, काउंट 20 है, उन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास न्यू मीन आ गया, ठीक है। अच्छा, हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट अभी हम सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह परसेंटेजेस वाले सारे करेंगे, बट पहले इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने स्केटर प्लॉट का डिस्कस किया था कि प्लीज ये वाला पार्ट जो है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला पार्ट बिल्कुल ही स्किप हो जाता है, क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मार्क्स नीचे लिखे हुए हैं, तो ज्यादा चांसेस है स्किप होने के। तो आप अपना स्टैंडर्ड बना लें कि आपके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आपके टेबल के, वो आपने लाजमी ड्रॉ करने ही करने हैं। तो आपके पास पहला पॉइंट है 103.5 का, तो आप 100 पे जाएं। अच्छा, दूसरी चीज, काफी बच्चों को ग्राफ के अंदर छोटी छोटी बॉक्सेस के वैल्यूज निकालने में इशू होता है। तो छोटी बॉक्स की वैल्यू निकालने का मेथड क्या है, आप दो नंबर्स के दरमियान में गैप फाइंड करें और उनको टोटल बॉक्सेस से डिवाइड कर दें। भाईजान नाम क्या आपका? क्या मुल्तान? मोहताज? किसके? MUTTAL, मुताल। अच्छा मुताल भाई, आ, इस केस में, एक्स एक्सिस के केस में, दो नंबर्स के दरमियान में आपको गैप कितना नजर आ रहा है? वो डिनोमिनेटर है, मैं गैप पूछ रहा हूं दो नंबर्स के दरमियान, डिफरेंस पूछ रहा हूं। एक्स एक्सिस का, जल्दी जल्दी जल्दी। 750 और 500 के दरमियान में डिफरेंस कितना है मेरे भाई? मेहरबानी आपकी। तो आपके पास गैप जो है वो 250 का है, बॉक्सेस आपके पास 10 है, दैट वुड मीन कि आपका हर स्मॉलर बॉक्स 25 की वैल्यू काउंट कर रहा है। तो उन्होंने कहा 100 और 3.5, तो 25, 50, 75, 100, 100 और 3.5 पर आप पहला कोऑर्डिनेट मार्क कर दें। फिर वो कह रहे हैं कि 1250, 1250 पे -4.6 आपने मार्क करना है, 4.6 आपका यहां पर मार्क हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1450 पे आपने -6.4 मार्क करना है, तो -450 आई थिंक आपके दरमियान में ही आएगा। -450 पे -6.4 यहां पर तकरीबन बनता है, जल्दी जल्दी मार्क कर लेते हैं। 1125 पे -4, 1125, तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर 1125 पे -4, ये हो गया, ठीक है। ये मार्किंग्स में अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो तो मुझे प्लीज पहले ही माफ कर दीजिएगा। -3.8 ये हो गया। अच्छा, पॉइंट्स आपने मार्क कर लिए, पॉइंट्स मार्क करने के लिए आपको दो नंबर मिल जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में सॉरी, आपसे वो कह रहे हैं कि आप बता दें कि कोरिलेशन किस टाइप का है। आपके पास सिर्फ दो टाइप के कोरिलेशन होते हैं, अगर पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। इस केस में आपके सारे पॉइंट्स किस तरफ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो विच मींस आपका कोरिलेशन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दें। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के लिए हमने पहले भी पढ़ा है कि लाजमी नहीं है ओरिजिन से पास करें, लाजमी नहीं है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में से पास करनी चाहिए, लाजमी नहीं है कि किसी पॉइंट में से पास करनी चाहिए, कर जाए तो ठीक है, नहीं कर रही तो ना सही। बट आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऊपर और नंबर ऑफ पॉइंट्स नीचे ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। एक आध पॉइंट का डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल, इससे ज्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बहुत ही एक्यूरेट बनाना चाहता है तो उसके पास एक तरीका यह है कि वो दो पॉइंट्स को पकड़े, उन दोनों के मिड पॉइंट निकालते जाए और मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दे, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये बहुत ही एक्यूरेट है, एग्जामिनर इस पे जाता नहीं है, करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, क्लास के बाद बता दूंगा, वो जरूरी नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा। अच्छा, पॉइंट्स काउंट कर ले। आपके अबव द लाइन 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो लाइन को थोड़ा सा और नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें क्योंकि पॉइंट्स जो है वो ज्यादा हो गए। अब ठीक है, ठीक है। आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई। मार्किंग स्कीम में कभी भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बनेगी, एग्जामिनर कभी भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बनाता। एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन है कि आपने बच्चे को देखना है, उसने ठीक बनाई है तो तब देने हैं। सिमिलरली जो आपका पार्ट 4 है, उसका आंसर भी कभी मार्किंग स्कीम में नहीं लिखा होगा, उसके लिए भी एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस है कि जो बच्चे ने लाइन बनाई है उसी के अकॉर्डिंगली आपने आगे उसका आंसर देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप चेक करके मुझे बता दें कि 1000 मीटर की जो हाइट है उसके लिए क्या वैल्यू आपकी बनती है। तो 1000 मीटर पे आप चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, विच इज समवेयर अराउंड -3 एग्जैक्टली। आप यहां पर -3 लिख दोगे, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका फोर्थ पार्ट है, उसकी वर्किंग ये लाइंस है जो हमने ड्रॉ की हैं। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर नंबर काट ले।
क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आपने वर्किंग कहां पर की है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बी पार्ट भी बहुत इजी है, बट मैं फिर भी कर रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एस्टिमेट मीन कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि मीन का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का होता है। एक नंबर आपको फॉर्मूला लिखने का मिलेगा। मेरे पास लास्ट ईयर की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं लिखा था, एग्जामिनर ने उसका 1 नंबर काट लिया। ठीक है, तो प्लीज फॉर्मूला याद करके फॉर्मूला लाजमी लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या है ग्रुप डेटा के केस में? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। भाईजान आपका नाम क्या है? वासिफ। वासिफ। वासिफ भाई, इस डेटा के अंदर एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तुक्का मार दो। मिड पॉइंट। ठीक है, आपका एक्स रिप्रेजेंट करता है टाइम को, बट जब सिंगल वैल्यू टेबल हो, जब रेंज होगी आपके पास, तो आपका एक्स जो है यहां पर मिड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने उस दिन भी डिस्कशन की थी कि आपने एक्स के लिए एक सेपरेट रो बना लेनी है। मिड पॉइंट्स के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना या ना फाइंड करना एग्जामिनर को बॉदर नहीं करता, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अपनी आसानी के लिए बना लें। तो 5.5 और 6.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 6। 6.5 और 7.5 का मिड पॉइंट क्या होगा? 7। 7.5 और 8 का मिड पॉइंट 5 क्या होगा? 7.75। अगले वाले का 8.25 और उससे अगले वाले का 9। 9 होगा। 8.5 और 10.5 के दरमियान 9.5 होगा। ये 9 किसने कहा था पीछे से? नहीं, पहले उसने 9 कहा था। अच्छा, 9.5। अब जितनी भी वर्किंग है वो आपने नीचे टेबल में करनी है, और आपको लिए सबसे पहले वर्किंग क्या है? अच्छा, एफ एक्स का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी और एक्स का प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपने नीचे एग्जामिनर को दिखाना है, उसके बाद बाकी पूरी चीज आप कैलकुलेटर पे डाल दें, एग्जामिनर का फर्क नहीं पड़ता। बट आपको नीचे प्रोडक्ट दिखाना लाजमी है, विच इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स 6 प्लस 7 टाइम्स 15 प्लस 7.75 टाइम्स 20 प्लस 8.25 टाइम्स 23 प्लस 9.5 टाइम्स 14 डिवाइडेड बाय, फरहान भाई डिनोमिनेटर में क्या चीज है? वेरी गुड। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी जो फरहान कर रहा है। फरहान क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर का मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, और फरहान इन वैल्यूज को 1 बाय 1 ऐड कर रहा है। आपने 1 बाय 1 ऐड नहीं करना, क्यों? क्योंकि 99% ऑफ द क्वेश्चंस में ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि टोटल कितने बच्चे थे, और यहां पर ऑलरेडी 80 मेंशन है। तो आपने डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 80 लिख देना है। तो यहां पर आपके पास क्या आंसर आएगा डायरेक्ट 80 पे? क्या चीज? क्या कर दो? हाँ, मतलब आंसर तो सेम आ जाएगा, बट गलती के चांस है ना। ठीक है, जल्दी से बता दें आंसर क्या आ रहा है। सिग्मा मीन सम होता है। 7 पॉइंट एग्जैक्ट 9। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर आउट ऑफ करो ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? 7.8। तो आपके पास फाइनल मीन जो है वो 7.88 आवर्स आ रहा है यहां पर। एक पेपर कम है, मिल गया नीचे से? नहीं नहीं, अभी आज वाला। फिर वो उसमें नीचे से लेके आओ, एक पेपर कम है, उसको दे दे। अच्छा, 7.88 है वो आ गया। अच्छा, ये जो आपका सेकंड पार्ट है, ये आज तक आपके पूरे पास पेपर्स में कभी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका किसी कॉन्सेप्ट से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, ये प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे? अब आप वो देखें। अगर आपको ये याद हो, तो हमने कहा था कि आपके सिलेबस में 2 टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स है। एक हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बनता है, और एक हिस्टोग्राम आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट बनता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट हिस्टोग्राम आप कब बनाते हो, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट आप हिस्टोग्राम कब बनाते हो? जब आपकी क्लास विड्थ कैसे निकलती है? आपकी ये जो क्लास दी हुई है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस। अगर आपकी क्लास विड्थ सेम होगी
तो आपका हिस्टोग्राम बनेगा फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। अगर आपकी क्लास विड्थ डिफरेंट होगी तो आपका ग्राफ बनेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट। इस केस में देखते हैं 6.5 माइनस 5.5 1, 7.5 माइनस 6.5 1, 8 माइनस 7.5 0.5। क्लास विड्थ चेंज हो गई, विच मींस इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो किसके अगेंस्ट बनेगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नीचे कह रहे हैं कि भाई हमने बनाया, आपको हम दिखा नहीं रहे, बट हमने एक हिस्टोग्राम बनाया है, उसमें जो ये वाली क्लास थी उसका हिस्टोग्राम भी हमने बनाया, और उस हिस्टोग्राम की जो हाइट थी वो 8 मिलीमीटर बन रही थी। ठीक है, आप फाइंड कर दें कि ये जो क्लास है उसकी हाइट कितनी होगी। ये सिंपल रेशो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। कैसे? उन्होंने जिस क्लास के लिए हिस्टोग्राम बनाया उसकी चेक करें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बनती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अगर फॉर्मूला नहीं पता, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। ठीक है, आपकी इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 डिवाइडेड है, मुताल भाई, ये इस क्लास की क्लास विड्थ कितनी बनती है? 1। तो इसका आंसर क्या है? 8, विच मीन्स 8 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए उन्होंने कितनी हाइट वाली बार बनाई? 8 मिलीमीटर वाली। अब जाके चेक करें, जिसकी वो फाइंड करने को कह रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बनती है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 23, क्लास विड्थ है 0.5, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी बनी? 46। तो 46 वाली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के लिए कितनी हाइट वाली बार चाहिए होगी? एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 8 वाली के लिए बार चाहिए थी 8 मिलीमीटर की, 46 वाले के लिए बार चाहिए होगी एक्स की। अदरवाइज कॉमन सेंस से भी पता लग रहा है क्या आंसर होगा इसका। आप फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो 8x इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 8, x इज इक्वल टू 46। दैट वुड मीन कि अगर आपने इसकी बनानी हो तो आपको 46 मिलीमीटर की बार बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही वन ऑफ क्वेश्चन था, बट 2024 का क्वेश्चन है तो इसलिए कर ले तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट नहीं बी पार्ट पहले कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हमें पहले कर लेने चाहिए। बाकी के जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम कल देख लेंगे। ठीक है, नहीं नहीं 46 होगा, 7 कैसे होगा? क्लास विड्थ निकालो तो सही, वो सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सही नहीं निकाली। 14 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, बी पार्ट देखो, बी पार्ट कहना है कि आपके डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ई पे मीट कर रहे हैं। आपने शो करना है कि आपका ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारों को सिमिलरिटी आती होगी, जिनको नहीं आती होगी अगर उनको याद हो, जिन्होंने पढ़ी है मेरे साथ, हमने एग्जैक्ट क्रॉस वाला ट्राइंगल पहले से याद किया था कि यही वाला ट्राइंगल आपके पेपर में आता है, आप इसको वैसे याद कर ले करना तो। ठीक है, बट अगर आपने यही नहीं पढ़ी तो सिमिलैरिटी में जो आपका राइटिंग ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि किसी भी शेप में किसी भी तरह की रोटेशन हो सकती है, आप जज नहीं कर सकते कि कौन सा पॉइंट किसके साथ है। ठीक है, बट हमने सिमिलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक हैक निकाला था, और वो हैक ये था कि आप एग्जामिनर की स्टेटमेंट को यूज करके 3 एंगल्स की स्टेटमेंट बना सकते हैं और 3 साइड्स की स्टेटमेंट बना सकते हैं। साइड्स जहां पर दी नहीं हुई उसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, आप 3 एंगल्स की स्टेटमेंट बना लें। अब 3 एंगल्स की स्टेटमेंट कैसे बनेगी? एक तो आप अपना राइटिंग पैटर्न यूज करें कि एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी ई। ये आपके पास पहली स्टेटमेंट बन गई। दूसरी स्टेटमेंट, पहले दोनों लेटर्स की जगह स्विच कर दें, बी ए ई इक्वल्स टू डी सी ई।
उसके बाद लास्ट वाले दो की स्टेटमेंट चेंज कर दे, विच विल बी ए ई बी इक्वल्स टू सी डी सी ई डी। ठीक है, आपने तीन स्टेटमेंट्स बना ली, ये तीनों ठीक हो जरूरी नहीं है। इन तीनों में से आपने ढूंढनी है रीजनिंग। आपको जिस स्टेटमेंट की रीजनिंग मिल जाएगी वो स्टेटमेंट आप रिटेन करेंगे, जिसकी रीजनिंग नहीं मिलेगी उसको आप इरेज कर देंगे। ठीक है, इस केस में देखो, खदीजा आई हुई है, मीरब आई हुई है, फातिमा आई हुई है। अच्छा, तो पहले वो कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के दरमियान में क्या रीजनिंग बनती है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप आगे जाके ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। अगर रीजन नहीं लिखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट ठीक भी हो तो गलत है। कह तो रहा हूं खदीजा, फातिमा और मीरब। अच्छा, सेकंड देखें, बी ए ई और बी सी ई, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? दोनों भी बन रहे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और आपको तीसरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लिखना चाहते तो लिख सकते, बट सिमिलैरिटी का टेस्ट ट्रिपल ए नहीं है, सिमिलैरिटी का टेस्ट डबल ए है। ठीक है, अब यहां तक आपको मिले दो नंबर, तो नीचे वाला तीसरा नंबर किस चीज का है? अब आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखनी है और एग्जामिनर को टेस्ट बताना है जो आपने यूज किया है। ठीक है, एग्जामिनर को नहीं पता, आप यहां पर ये लिख दें हेंस प्रूव्ड दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एग्जामिनर इसको नहीं मानेगा जब तक आप टेस्ट नहीं बताओगे जो आपने यूज किया। तो आपको यहां पर स्टेटमेंट लिखनी है कि ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle CDE by the test A dot A dot। ठीक है, ये जो सिंबल है ये एग्जामिनर ऑथराइज्ड ऑफिशियल सिंबल है सिमिलैरिटी की। अंग्रेजी का पेपर नहीं हो रहा तो आपको इंग्लिश में सिमिलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये सिंबल बना सकते हो एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। वो भी एग्जामिनर को पता। ठीक है, तो अब आपको तीन नंबर मिलेंगे। तीन नंबर थे, तीन स्टेप से आपने कर दिए। अगर कोई ये समझ रहा है कि सर मुझे आपने पिछली स्टेटमेंट रेज की थी उसकी वजह से तीसरा नंबर मिलना था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टेस्ट है डबल ए, दो चाहिए। आप मेरी तरफ से 100 स्टेटमेंट्स लिख लें, आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा मैं कर रहा हूं, कर लिया कर लिया कर लिया। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है फोर का एक देना, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। वो कह रहे हैं 50 का एक फैक्टर है वन जो स्क्वायर नंबर है, आप 50 का एक और फैक्टर बता दें जो स्क्वायर नंबर हो, 25। ठीक है, वो स्क्वायर नंबर है। अगर किसी को फिर भी नहीं पता कि सर हम पेपर में कैसे करेंगे, आप 50 का टेबल लिख लो, 1 टाइम्स 50, 2 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 10, इससे ज्यादा फैक्टर बनते नहीं है, उनमें से देख लो कौन सा स्क्वायर नंबर है, उसको छोड़ो, बी पे चले। बी बात कह रहा है कि हमने आपको दो नंबर दिए, एक 2 पावर x-1, एक 3 पावर 2y, एक 7, और एक नंबर दिया आपको b विच इज 2 पावर x+3, 3 पावर y × 5। यहां पर x और y जो है वो इंटीजर्स है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों के लिए एचसीएफ का सिर्फ एक ही मेथड है, विच इज लेटर मेथड। ठीक है, बट आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्सपोनेंशियल मेथड पे आते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं एचसीएफ? आप एचसीएफ में लोएस्ट पावर कंसिडर करते हो और एलसीएम में हाईएस्ट पावर कंसिडर करते हो ईच नंबर की। ठीक है, मुताल भाई, आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सी है, x-1 या x+3? x-1, तो दैट वुड मीन कि आपके पास एचसीएफ में 2 पावर x-1 होगा। ठीक है, 3 पावर 2y या 3 पावर y, जाविया?
छोटी कौन सी है दोनों में से? 3 पावर y। तो HCF के अंदर 3 पावर y होगा। ए को देखो, ए के पास 7 है, दूसरे के पास 7 नहीं है, तो लोएस्ट पावर क्या हुई? ना होना। हेंस HCF में 7 नहीं होगा। दूसरे नंबर के पास 5 है, ए के पास 5 नहीं है, लोएस्ट पावर क्या हुई? ना होना। हेंस HCF में 5 भी नहीं होगा। तो ये आपके HCF का फाइनल आंसर है 2 पावर x - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर y। ठीक है वासिफ भाई, एलसीएम के लिए कौन सी पावर यूज करते हैं? लोएस्ट या हाईएस्ट? हाईएस्ट। ठीक है, तो HCF के लिए कौन सी यूज करते हैं? पक्की बात है, नाम में हाईएस्ट है, फिर सोच लो। अच्छा ओके, तो वासिफ भाई, इन दोनों में से कौन सी पावर एलसीएम में यूज होगी, ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली। अब्दुल्ला भाई, इन दोनों में से कौन सी पावर एलसीएम में यूज होगी, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। तो अभी तक अब्दुल्ला ने और वासिफ ने हमें यह बता दिया कि आपके एलसीएम में 2x+3 होगा, आपके एलसीएम में 3 पावर 2y होगा। अब रह गया 7 और 5 का। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर यूज करते हैं, तो एक में 7 है, दूसरे में 7 नहीं है, हाईएस्ट पावर क्या हुई? 7 होना। तो हेंस एलसीएम में 7 होगा। और सिमिलरली एक में 5 है, दूसरे में 5 नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी? 5 का होना। तो हेंस दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगेन वो इस तरह का नहीं है कि अभी हमें फॉरन इंपॉर्टेंट है उसको करना। पहले हम इसका सी पार्ट देखते हैं, तो जो जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो हम करेंगे इवेंचुअली ऑब्वियसली। सी पार्ट को देखें। सी पार्ट को करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आपको जो पसंद है आप वो कर लीजिएगा, बट मैं वो वाला तरीका करूंगा जिससे आपका एक और मेथड जो है या एक और क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, और वो मेथड ये है कि दो डिफरेंट रेशियोज को कंबाइन करना इनटू अ सिंगल रेशियो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, तो दे हैव गिवन यू अ रेशियो बिटवीन एस एंड एम, दे हैव गिवन यू अ रेशियो बिटवीन एस एंड एल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन द लॉरी बता दें। ठीक है, और उन्होंने एल के 72 बॉक्सेस दिए हैं। अब मसला ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस बता नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टोटल रेशियो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पहली रेशियो एन को एस के साथ रिलेट कर रही है, दूसरी रेशियो एल को एस के साथ रिलेट कर रही है, बट तीनों की कंबाइंड रेशियो नहीं है। तो सबसे पहले कंबाइंड रेशियो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपकी कंबाइंड रेशियो बनेगी एम एस और एल के दरमियान। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो जाए, सर ये मेजर सॉकर लीग, मेरा मतलब एम एस एल जो है वो यहां पर क्या कर रही है? एस आपका कॉमन पॉइंट है, इसलिए मैंने दरमियान में लिखा। और दो रेशियोज को कंबाइन करने के लिए आपका जो कॉमन पॉइंट है दैट शुड ऑलवेज बी देयर। अगर कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो दो रेशियोज कंबाइन नहीं हो सकती। ठीक है, एस और एम की रेशियो दी हुई है 2:7। एम और एस की रेशियो क्या बनेगी? वाह, मैंने कहा शायद कंफ्यूज हो जाओ। 7:2। और क्वेश्चन में आपको एस और एल की रेशियो दी हुई है विच इज 5:4। ठीक है, इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करने के लिए जो आपको सबसे बेसिक चीज चाहिए वो ये है कि जो आपका कॉमन पॉइंट है उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसमें एक में एस की वैल्यू 2 है, दूसरे में इसकी एस की वैल्यू 5। ये कंबाइन नहीं हो सकते। कंबाइन करने हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ठीक है, सेम कर देते हैं, नहीं है तो ऊपर वाली रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5 से करोगे तो 35, 10 एंड 8 बन जाएगा। 35, 10 एंड 8
एस दोनों का सेम हो गया था इसलिए मैंने एक दफा ही लिख दिया। लास्ट वाला 4 × 2 8। ये आपके 2022 में पेपर 1 में दूसरे पेज पे क्वेश्चन है। A/B, B/C, फाइनल आंसर से मांगा हुआ है A/B/C में 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है उसका। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में उसने हमसे कुछ और मांगा हुआ है। अब ये क्वेश्चन करते हैं जी। इस क्वेश्चन में रेशियो मेथड यूज करना है, विच मीन्स हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में टोटल निकालने, तो टोटल की वैल्यू क्या हुई x। रेशो के लिए 5 चाहिए होते हैं। टोटल 5 कौन से वाले यूज करेंगे, जो गिवन रेशोस थी या जो हमने बनाई है वो वाली के। जो हमने बनाई है वो वाली के, क्योंकि वो तीनों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, विच इज 53। ठीक है, और आपको लार्ज बॉक्सेस की वैल्यू गिवन है विच इज 72, और लार्ज बॉक्सेस के पास कितने हैं 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जी, किसी के पास कैलकुलेटर है तो आंसर बता। मीरब, कोई क्वेश्चन? नो सर। खदीजा, कोई क्वेश्चन बच्चा? ताबिया, आमना, कोई क्वेश्चन? नो नो सर। सर। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं कि पहले मैं वो करूं। पहले मैं जिस क्वेश्चन में जाना चाहता हूं मैं उसी पे जा रहा हूं। ठीक है, अब डायरेक्ट उसी पे जा रहा हूं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इस क्वेश्चन के अंदर आपके ग्राफ्स और फंक्शंस के, मुझे लगता है कि हर पॉसिबल पार्ट जो मुश्किल वाला आ सकता था ना, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ए पार्ट तो बहुत ही ईजी है, अगर जी टेबल कंप्लीट कर दें तो वो तो आप x की जगह 5 सब्सटीट्यूट करें 32 बन जाएगा। 32 डिवाइडेड बाय 5 कर दें, विच इज आई थिंक 6.4 बन जाएगा। 6.4 बन जाएगा। ठीक है, 6.4 बनने के बाद आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद आप उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, जो बनेगा कुछ कुछ ऐसा कर। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ बनेगा। आप लोगों के पास घर में टाइम होगा, आराम से पॉइंट्स लगाइएगा और ग्राफ प्लॉट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि आपको हमने स्टेटमेंट दे दी है 2 पावर x + 3 इज इक्वल टू 100। आपने ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, ये ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन नहीं है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है, ये इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखो जो चीज आपने प्रूव करनी है उसमें आपके पास सिंपल 2 पावर x है, विच मीन्स जो गिवन x + 3 है वो एक इशू है आपके लिए। ठीक है, उस इशू को रिजॉल्व करें। अब उस इशू को कैसे रिजॉल्व करेंगे, अगर आपने इंडिसेस पढ़ी हो एमबीएस भाई, तो आपकी पावर्स ऐड कब होती है इंडिसेस में? जब आपकी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर पावर ऑलरेडी ऐड हुई है विच मीन्स वो वापस ब्रेक भी की जा सकती हैं। तो आप इनको ब्रेक कर दें इन 2 पावर x एंड 2 पावर 3। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, एक ही बात। ठीक है, 2 पावर x को यहीं रहने दें, 2 पावर 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, वो 8 बन जाता। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करें। 4 2 8, 4 × 25, तो ये बन गया 2 पावर x इज इक्वल टू 5/2। मसला नंबर 1 इज रिजॉल्व। और मसला नंबर 1 क्या था कि आपके पास 2 पावर x होनी चाहिए। मसला नंबर 2 जो उसने मांगा हुआ है उसमें 2x के नीचे 5 भी है,
और जो आपने निकाला है उसमें 2x के नीचे 5 नहीं है, तो आप 5 से डिवाइड कर दें, बट इक्वेशन की दोनों साइड्स पर। जो भी आपने चीज करनी है वो एक साइड पर नहीं होती, हमेशा दोनों साइड पर की जाती है। वो लिख रहा हूं, गलती से लिखा गया। अच्छा, तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, ये हो गया। लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट साइड को सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर में डाल के, आपको 5/2 मिल जाएगा। और ये एग्जैक्टली वही चीज है जो एग्जामिनर ने आपसे मांगी। ठीक है, आपका दूसरा मसला भी रिजॉल्व हो। ठीक है, अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन आपने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था तो हमने कहा था ये थर्ड पार्ट आपके पास हमेशा आता है जिसमें आपने गिवन इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हम क्यों यूज करें जब हमने पिछले पार्ट में उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है। ठीक है, तो हम उसका सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करते हैं। अब ओरिजिनल इक्वेशन को देखें जाके, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन किसके इक्वल है जावेर भाई? 2 पावर x/5 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो y के इक्वल है, तो हेंस ये वाली पूरी चीज किसके इक्वल होगी? y के। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू 5/2। y इज इक्वल टू 5/2 कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 2.5। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें 2.5 पे, इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करें और वहां से x की वैल्यू निकाल लें, जो हमारे केस में 3.75 बन रही है। बट ऑब्वियसली जब आप ठीक तरीके से बनाओगे तो वहां पर कुछ और बनेगी। मैंने कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट उसने ए पार्ट में मुझसे करवा लिया था। ठीक है, तो मैंने ए पार्ट की रिप्लेसमेंट यूज की है एज इट इज। ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी, तो जब वो y की इक्वल थी तो ये भी तो y के इक्वल ही होगा। फिर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर आंसर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन 2024 में एक दफा, 2023 में एक और दफा, और उससे पहले भी 2 दफा आ चुका हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली रिवर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग का है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सिंपल रिवर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन में लेके जाता हूं कि आपने क्या करना। रिवर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए आपको x की दो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। एग्जाम्पल, आपको दो वैल्यूज गिवन है, x इज इक्वल टू 2 and 3। ठीक है, तो रिवर्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग में सबसे पहला स्टेप होता है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। सेकेंड स्टेप होता है x-2 = 0, x-3 = 0। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, और उससे पिछला स्टेप होता है कि आपके पास ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखे होते हैं। ये क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, अभी मैंने कहा भी एग्जाम्पल की बात हो रही है। x² - 5x + 6। एग्जामिनर आपको ये ब्लू वाली इक्वेशन देता है और आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते 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 यहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, मुताल भाई, ये जो मैंने x की दो वैल्यूज लिखी थी इनका नाम क्या है? जी बासिम भाई, इनका नाम क्या है? जी x = 2 और 3, इनको कहते हैं
सॉल्यूशंस, इनको कहते हैं रूट्स, या फिर इनको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स। एग्जामिनर इसमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकता है, मतलब तीनों का सेम है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका यूजुअल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखें तो उसने आपको एक्स इंटरसेप्ट नहीं बताए हुए। ठीक है, आपको ये वाली दोनों वैल्यूज उसे बतानी चाहिए थी, उसने नहीं बताई हुई। वो कह रहा है कि ये दो वैल्यूज भी आप खुद ही निकालेंगे। अब हमें यह पता है कि हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रिवर्स करना होता। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको यूज करके देखते हैं कि क्या निकलेगा। फरहान, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी जरा कोऑर्डिनेट्स बताना कि क्या बनते हैं। 0 और 7। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी इक्वेशन में। y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 0 है, तो यहां से a की वैल्यू 7 आ गई। तो हमें इक्वेशन में, चलो कुछ और नहीं, तो a की वैल्यू तो मिली कि वो 7 है। ठीक है, इस तरह के जो और क्वेश्चन है उसमें भी आपको एटलीस्ट एक आंसर ऐसे निकल आता है, तो विच मीन आपके क्वेश्चन के पूरे मार्क लूज नहीं होंगे, एक नंबर तो आप किसी तरह करके निकाल ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते कैसे हैं? जल्दी बताना है, टाइम नहीं रहेगा। या तो हाँ या ना कह दो, मैं आगे चला जाऊंगा। ओके, मिडिल ब्रेकिंग करते कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, तो वो है कि आप अपने इंटीजर नंबर को, जो लास्ट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर से। हम भी कर देते हैं। 7 मल्टीप्लाई में -1, -7। ठीक है, और इसका हम प्रोडक्ट पेयर निकालते हैं। जो पेयर आपको ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके सेंट्रल वैल्यू देगा। ठीक है, 7 के अगर आप प्रोडक्ट निकालें ना, तो एक ही प्रोडक्ट बनता है इसका, 7,1। तो अगर किसी के दिमाग में सर ये क्वेश्चन था कि सर इस तरह तो बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, बेटा अगर बहुत सारे पेयर बन सकते हैं ना तो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। उसने क्वेश्चन दिए ही इसलिए है ताकि आप वही पेयर यूज करें जो क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा चलो, 7,1 हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए -7, और -7 सिर्फ एक ही तरीके से अवेलेबल है, या तो -7 मल्टीप्लाई बाय 1 - 7 होगा, या 7 मल्टीप्लाई बाय -1 -7 होगा। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ग्राफ को देख के। ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, 7 पॉजिटिव है या 7 नेगेटिव है? पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो कहां जाके बना हुआ है। और भी अगर है, जो आपका 1 है वो बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे। ठीक है, बट जब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में आएंगी तो इक्वेशन में आकर रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे वो देख लें, बल्कि रिवर्स की क्यों करनी है, ऐसे जाने देते हैं। तो आपने डिक्लेयर किया कि 7 प्लस होना चाहिए और 1 माइनस का होना चाहिए, तो हेंस इक्वेशन बनी -x² +6x +7। अब आप इसको सॉल्व करके देख लो तो आपके सोल्यूशन वही निकलेंगे जो बनते हैं। बट आपने सोल्यूशन तो नहीं निकालने थे, आपने तो वैल्यूज निकालनी थी। ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, तो आपके पास आंसर आ गया 6 7। अच्छा, अब आगे चलते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन भी करना था इसका,
अच्छा, पहले मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों, आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा तो प्लीज पूछो। हम्म। अच्छा, हम यहां पर याद बस करेंगे। इस चैप्टर के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है। बट बिफोर यू लीव, मेरे दो क्वेश्चंस है आपसे। लाइट्स लाओ। किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में, मेरे मेरे आपसे क्वेश्चन है बेटा, किसी भी ट्राइंगल